सुबह मैंने आंखें बड़ी मुश्किल से खोली। सिर भारी था, जैसे रात भर किसी ने दबाए रखा हो। धीरे धीरे कमरा साफ दिखने लगा और तभी मैंने देखा अंकल और आंटी मेरे बिस्तर के किनारे खड़े थे। दोनों के चेहरे पर डर, चिंता और अजीब सी हैरानी पसरी हुई थी। आंटी कांपती हुई आवाज में बोली, देबव्रत बेटा, रात को तुम्हें क्या हो गया था? तुम होश में नहीं थे। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था और तुम ऐसी बातें कर रहे थे जो हम समझ ही नहीं पाए। रात को घर आए तो तुम जैसे अपने आप में नहीं थे। उनके सवालों ने मेरी सांसें और उलझा दी। मैंने उठने की कोशिश की पर गर्दन दर्द से झुक गई। बहुत धीमी टूटी सी आवाज में बोला, आंटी, अंकल, मुझे सच में नहीं पता रात को मेरे साथ क्या हुआ। बस इतना याद है कि मेरी बुलेट का टायर पंक्चर हो गया था। मैं हवेली की ओर लौट रहा था और फिर मैं रुक गया। गला सूख गया था। आंटी घबरा गई। और फिर क्या? मैंने आंखें बंद करते हुए कहा, मुझे शोभा मिली थी। हाँ, वो मिली थी। रात बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे इतना कहते ही अंकल और आंटी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में जो डर था वो अब और गहरा हो चुका था। अंकल धीरे से बोले, देबव्रत, ये नाम फिर मत लेना, समझे? ये शोभा, ये कोई साधारण लड़की नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरी रीढ़ में एक तेज ठंडक उतर गई, क्योंकि अंकल ये कैसे कह सकते थे जब मैंने उनसे अभी अभी पहली बार उसका नाम लिया था। मैं किसी तरह तैयार हुआ और घर से निकल गया। अजीब बात यह थी कि आंटी ने नाश्ता बनाया था, पर मैंने पहली बार बिना खाए ही बाहर कदम रख दिया। ना आंटी से बात की, ना अंकल से। खुद को पहचानना मुश्किल हो रहा था। मैं ऐसा कभी नहीं करता था। साइट पहुंचा तो मन में केवल एक ही बात थी, शोभा कौन थी? मैंने तुरंत प्रशांत को बुलाया और उससे पूछा, कल तुम जिस शोभा के साथ लेवल ले रहे थे वो कहां है? प्रशांत चौंक गया। सर, कौन शोभा? मैं अकेला ही काम करता हूं। मैंने किसी को साइट पर काम पर नहीं रखा और आपकी इजाजत के बिना रख भी नहीं सकता। उसकी आवाज में डर नहीं था, घबराहट नहीं थी, सीधी सच्चाई थी। मेरी बेचैनी बढ़ गई। मैंने फिर ओम प्रकाश को बुलाया। ओम प्रकाश, कल रात तुमने ही तो कहा था कि एक महिला शोभा सबके लिए खाना बनाएगी, वो कहां है? ओम प्रकाश ने हैरानी से कहा, साहेब, मी तर असं काहीच म्हणालो नाही आणि देशमुख भाऊ आणि वानखेडे साहेब एवढं छान जेवण बनवत आहेत, तर मग दुसऱ्या कुणाची काय गरज? अब मेरे अंदर जैसे कुछ टूटने लगा। ये दोनों झूठ क्यों बोलेंगे? या फिर सच में कुछ ऐसा हुआ जो मेरी समझ से बाहर है? मैंने गुस्से में सबको आदेश दिया कि शाम को हवेली पर मिले। इस रहस्य को अब मुझे अकेले ही सुलझाना था। उसके बाद मैं सीधे उसी जगह पहुंचा जहां पिछली रात शोभा मुझे पहली बार मिली थी। गांव की वह गली, वह बरामदा। वहां एक बूढ़ा आदमी हुक्का पीकर बैठा था। मैंने उससे पूछा, बाबा, यहां शोभा रहती है? कल रात मैंने उसे यहीं देखा था। बूढ़े ने बिना झिझक कहा, नाही बाला, इथे शोभा नावाची कोणतीही व्यक्ती राहत नाही। मैंने उसका चेहरा, उसकी साड़ी, उसके बाल सब कुछ विस्तार से बताया। शोभा बाबा ती तपकिरी रंगाची महाराष्ट्रीयन साडी घातली होती। ती सडपातल होती, थोडी सावली आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे खूप सुंदर होती। ती शिकलेलीही होती, त्यामुळे ती अजिबात गावाकडची मुलगी वाटत नव्हती। मेरी बात सुनकर बूढ़े की आंखों में अचानक पहचान की चमक उभरी, पर वह चमक डर में बदल गई। अगदी अशीच एक मुलगी होती, शोभा। ती 10 वर्षांपूर्वी आपल्या प्रेयसी सोबत पळून गेली होती। बाला, तिने स्वतःच आपल्या संपूर्ण कुटुंबाचा खून केला होता। मेरी रीढ़ में जैसे किसी ने बर्फ डाल दी हो। दिमाग सुन्न, सांसें धीमी और दिल में बस एक ही ख्याल बार बार चुभने लगा। अगर बाबा ने जिस शोभा का जिक्र किया वही शोभा कल रात मुझसे मिली थी, तो वो अब इस गांव में क्या कर रही है?
अगर वो सच में वही है तो गांव वाले उसे देखते ही पुलिस के हवाले कर देते। फिर किसी ने कुछ कहा क्यों नहीं, किसी ने देखा क्यों नहीं? और अगर कल रात जो शोभा मेरे सामने खड़ी थी वही कुख्यात शोभा है, तो उसने झूठ क्यों बोला? क्यों कहा कि वो साइट पर प्रशांत की मदद कर रही है? क्यों? बार बार यही सवाल दिमाग में पत्थर की तरह टकरा रहा था। उसका असली मकसद क्या है? वो अचानक मेरे रास्ते में क्यों आई? और सबसे डरावनी बात, उसने मुझे रोकने की कोशिश क्यों की? मेरे दिल की धड़कन जैसे किसी अनदेखी ताकत ने अपनी मुट्ठी में कस ली हो। कुछ तो था, कुछ बहुत गलत। और अब ये रहस्य मेरे बिल्कुल करीब आने वाला था। तो फिर कल रात मेरे साथ चलने वाली वो आखिर थी कौन? शाम होते होते हवेली के चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा उतर आया था। हवा बिल्कुल हल्की थी, पर फिर भी पुराने पेड़ों से पत्तों की सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैं पहुंचते ही वरंदा की सीढ़ियों पर रुक गया। हवेली आज कुछ और ही लग रही थी, जैसे जिंदा हो। एक एक करके सब लोग आ गए। प्रशांत, देशमुख भाई, ओम प्रकाश और वाणखड़े साहब, सबके चेहरों पर बेचैनी थी। मैंने गहरी सांस लेकर बताया, तुम सबको एक बात बतानी है। कल रात मेरे साथ जो हुआ वो शायद तुम लोगों को यकीन भी ना आए। सब चुप रहे। मैंने ओम प्रकाश की ओर देखते हुए कहा, ओम प्रकाश, कल रात खाने के दौरान तुमने ही शोभा का जिक्र किया था, है ना? वह एक चौंका, जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। साहब, मैं तो कल रात साइट पर ही था। मैं तो सिर्फ ट्रकों की एंट्री पूरी करके खाना खाने आया था। मैंने उसकी आंखों में देखा, झूठ की कोई परछाई नहीं दिखी। प्रशांत ने भी कहा, साहब, ओम प्रकाश सच कह रहा है। उसने कल कोई शोभा की बात नहीं की। हम सब वहीं थे डिनर के वक्त। पूरा दिन वो ट्रक रिकॉर्ड में लगा था। अब मेरी बेचैनी और बढ़ गई। मैंने धीमे पर साफ शब्दों में कहना शुरू किया, लेकिन मुझे लगा था कि तुमने ही कहा था ओम प्रकाश कि शोभा यहां खाना बना सकती है क्या? और खाना खत्म होते ही जब मैं नागपुर के लिए निकला, मेरी बुलेट कुछ दूर जाकर पंचर हो गई। सबकी निगाहें अब मेरी तरफ थीं। मैंने गला साफ किया और वह हिस्सा बताया जो अब तक सिर्फ मेरा था। और फिर हवेली लौटते समय मैं उससे मिला, उसी लड़की से, शोभा से। उसने मुझे रोका, कहा कि वो प्रशांत की मदद करती है लेवल नापने में, साइट मापने में। उसने कहा कि उसकी डिग्री अधूरी रह गई थी, लेकिन वो सब काम कर लेती है। अब कोई भी बोल नहीं रहा था, सिर्फ ट्यूब लाइट की भनभनाहट सुनाई दे रही थी। मैंने उनका चेहरा पढ़ने की कोशिश की। डर, अविश्वास या दोनों? मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा था। उसने कहा, इस गांव में कोई शोभा नहीं है। जो शोभा यहां थी वो 10 साल पहले अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। सभी एक दूसरे को देखने लगे। ओम प्रकाश ने धीरे से पूछा, साहब, कल रात आपने जिससे बात की थी वो कौन थी फिर? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास खुद कोई जवाब नहीं था। तभी हवेली के अंदर के अंधेरे में कुछ हलचल हुई, जैसे कोई अंदर से चलकर दरवाजे के पास आकर रुक गया हो। हम सब ठिठक गए। दरवाजा खुद ब खुद धीरे से कर करता हुआ खुला। वाणखड़े साहब ने कांपती आवाज में कहा, शायद हवा से खुला होगा। लेकिन वहां हवा थी ही नहीं। मैंने टॉर्च जलाकर अंदर रोशनी डाली। अंधेरी दीवारें, मिट्टी की गंध, टूटी खिड़कियों में से आती हल्की रोशनी, और बिल्कुल पीछे एक परछाई। वो परछाई धीरे धीरे पीछे हट गई। मैंने टॉर्च का फोकस आगे किया। कुछ नहीं था। प्रशांत डरते हुए बोला, साहब, ये मजाक नहीं है। यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने सबको अंदर आने को कहा। हम वरंडा से आगे बढ़े ही थे कि अचानक हवेली के बिल्कुल अंदर वाले कमरे से एक महिला की धीमी टूटी सी आवाज आई। देवव्रत, तुम फिर आ गए? मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए। ये वही आवाज थी, कल रात गली में मुझे रोकने वाली शोभा की आवाज। प्रशांत तुरंत मुड़ा। सर, अंदर कोई है। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस आवाज ने एक बार फिर पुकारा। मैं इंतजार कर रही थी। तुमसे अपूर्ण काम है मेरा। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई।
देशमुख भाई डर से पीछे हटते हुए बोले, सर, ये तो औरत की आवाज है। मैंने साहस जुटाकर कहा, लाइट ऑन करो। वानखड़े साहब ने तुरंत स्विच दबाया, पर उन पीली थरथराती बल्बों में कुछ और ही दिखा। कमरे के बीचों बीच फर्श पर धूल में किसी उंगली से लिखी एक लाइन, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मेरी टीम चिल्लाकर पीछे हट गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि जो शब्द फर्श पर लिखे थे वो खून से लिखे हुए लग रहे थे। और तभी हवेली के दूसरे कमरे से एक कर्कश हंसी गूंजी। क्या तुम मुझे पहचान भी नहीं पाए? हवेली के भीतर एक पल में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो किसी ने हवा को भी पकड़कर रोक लिया हो। चारों तरफ बैठे मेरे इंजीनियर, सुपरवाइजर और स्टाफ, सबके चेहरों पर एक अजीब सा खौफ उतर आया था। बाहर से आती ठंडी हवा, दिसंबर की रात का जमा देने वाला सन्नाटा। ऐसा लगता था जैसे ठंडक सिर्फ मौसम में नहीं, किसी अदृश्य मौजूदगी में भी घुली हो। मैं साफ महसूस कर सकता था। सबके शरीर में कपकपी दौड़ रही थी, हाथ कांप रहे थे, आंखें किसी अनदेखे खतरे को टटोल रही थीं। नीम के पेड़ की सूखी डाल अचानक कर की आवाज के साथ हिली और पूरे कमरे में एक सिहरन सी फैल गई। पर तभी मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभाल कर कहा, डरने की क्या बात है, यहां कोई खास बात नहीं हुई। और डर तो भाई कहां नहीं होता। मेरी आवाज में आत्मविश्वास लाने की कोशिश थी, पर भीतर से मैं खुद भी जानता था, इस डर से भागने की नहीं, समझने की जरूरत है। मेरे शब्द सुनकर सभी ने मेरी तरफ देखा, जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इस माहौल में भी इतना सामान्य बोल सकता हूं। लेकिन मैं जानता था, अगर मैं डर दिखा देता तो पूरी टीम रात भर चैन से नहीं बैठ पाती। मैंने धीमे से कहा, हम इंजीनियर हैं, जमीन, पत्थर, माप, प्लान, इनसे डरना नहीं सीखा। एक लड़की की कहानी, एक पुरानी हवेली, इनसे क्या डरना। लेकिन दिल के भीतर कहीं मेरे ही सवाल मुझसे पूछ रहे थे, क्या वाकई डरने जैसा कुछ नहीं, या हम सब किसी ऐसी सच्चाई के दरवाजे पर खड़े हैं जिसे अब तक किसी ने छुआ तक नहीं। मैंने उस भारी डर से दबे माहौल को भांपते हुए धीरे से कहा, डरो मत, आज रात मैं यहीं रुकूंगा, यहीं इस हवेली में, और देखूंगा कि असल में हो क्या रहा है, ये शोभा है या कोई और। मेरी बात सुनकर सबके चेहरों पर जैसे थोड़ी रोशनी लौट आई। अजीब बात है, डर और साहस दोनों छुआछूत की बीमारी जैसे होते हैं। अगर एक आदमी डर जाए तो पूरा झुंड कांप उठता है, और अगर एक खड़ा हो जाए तो बाकी सबके दिल में भी हिम्मत उतर आती है। वैसे भी मैं इस टीम का लीडर था, उन्हें छोड़कर भाग जाना मेरी नैतिकता के खिलाफ था। जो भी था, मुझे ही सामना करना था। मैंने माहौल हल्का करने की कोशिश की और कहा, चलो देशमुख भाइयों, आज तुम लोग एक टेस्टी महाराष्ट्रियन डिश बनाओ। वैसे भी तुम लोग कोल्हापुर के हो, तो क्यों ना आज पाटिल मटन बनाया जाए। सबकी आंखों में हल्की चमक लौट आई। मैंने आगे कहा, और वानखाड़े साहब, कल की तरह आज भी चावल की भाकरी आप ही बनाएंगे। पाटिल मटन के साथ चावल की भाकरी, मजा ही आ जाएगा। फिर मैंने उंगली उठाकर निर्देश दिए, ओम प्रकाश, तुम सरपंच साहब को ले आओ, आज उन्हें भी दावत कराते हैं। प्रशांत, तुम मार्केट जाकर 3 किलो बकरे का गोश्त ले आना, और अनिल, तुम प्रशांत के साथ जाना। विजय और वानखाड़े साहब, आप दोनों बाकी के मसाले ले आइए। इतने में प्रशांत ने थोड़ी चिंता से पूछा, साहब, क्या आप अकेले रहेंगे इस हवेली में? मैं मुस्कुराया, पर भीतर की बेचैनी छुपाते हुए, अरे प्रशांत, मुझे कोई डर नहीं, तुम सब जाओ, रात के खाने का इंतजाम करो। सब जाने को हुए तभी मैंने कहा, जब तक तुम लोग आते हो मैं नागपुर फोन कर लेता हूं। मेरी आवाज शांत थी, पर मेरे भीतर एक ही सवाल गूंज रहा था, आज रात इस हवेली में असल में कौन मेरे साथ होगा, मेरी टीम या वो शोभा? जब सब लोग हवेली से निकल गए, मैं अकेला उस सुनसान बरामदे से होकर सीधा उसी कमरे की ओर बढ़ा जहां आज रात कुछ देर पहले मैं और मेरी टीम ने एक लड़की की आवाज सुनी थी। दरवाजा हल्का सा धक्का देते ही अंदर की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई और कमरे का नजारा देख मैं कुछ पल वहीं ठिठक गया। कमरा बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई अब भी यहां रहता हो।
बिस्तर पर चादर करीने से बिछी थी, एकदम बिना सिलवट। दीवार की लकड़ी की शेल्फ में कई मोटी इंजीनियरिंग की किताबें रखी थीं, मानो किसी ने अभी अभी पढ़कर लौट आई हो। मैं हर चीज पर नजर डाल ही रहा था कि अचानक मेरी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी और उसे देखते ही मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वही चेहरा, वही साड़ी, वही आंखें। तस्वीर में वही लड़की थी जिससे मैं कल रात मिला था। मैं उस तस्वीर को देखता ही रह गया कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर धीरे से हाथ रखा। मैं पलटा, मेरे सामने शोभा खड़ी थी, ठीक वैसी ही जैसी तस्वीर में दिख रही थी। मैंने झट से अपना कंधा उसके हाथ से छुड़ाया और पूछा, शोभा, क्या तुम यहीं रहती हो? वो धीमे से बोली। हाँ, मैं इसी घर में पली बढ़ी हूँ। और वो अचानक चुप हो गई, जैसे उसके शब्द गले में अटक गए हों। मैंने शांत लेकिन कड़े स्वर में कहा, और क्या? उसने आंखें झुका लीं। नहीं सर, आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। मैंने कहा, मैं करूंगा, बोलो। उसने एक गहरी सांस ली और टूटी हुई आवाज में कहा, मेरी मुलाकात इसी घर में आज से 10 साल पहले अनवर से हुई थी। यही वो जगह है जहां मैंने उससे प्यार किया था। उसके शब्द हवा में झूलते रह गए। मैंने उसकी अधूरी बात खुद पूरी कर दी। और यही वो घर है जहां अनवर ने तुम्हें मार डाला, यहीं कहीं तुम्हें दफनाया और तुम्हारे पूरे परिवार की हत्या भी उसी ने की, है ना? शोभा ने आंखें उठाईं और उनमें 10 साल का खून, 10 साल की चीखें और 10 साल का इंतजार तैर रहा था। कमरा बिल्कुल शांत हो गया, इतना शांत कि मुझे अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई देने लगी। तीसरे एपिसोड में आप जानेंगे उस सच को जो 10 साल से इस हवेली की दीवारों में कैद है। आप सुनेंगे शोभा की अधूरी कहानी, उस प्यार की जो उसकी मौत की वजह बना और उस खौफ की जो अब भी इन कमरों में सांस ले रहा है। आप देखेंगे कि कैसे एक इंजीनियरिंग की लड़की जिसका सपना सिर्फ जिंदगी था, कैसे बनी एक ऐसी आत्मा जो आज भी अपने इंसाफ की तलाश में भटक रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या देवव्रता सच में शोभा से बात कर रहा है या फिर वो भी उसी जाल में फंस चुका है जहां से कोई कभी वापस नहीं आया? और शोभा, हां वही शोभा, आखिर क्यों उन परछाइयों के बीच बार बार उभर आती है? कभी कभी देवव्रत खुद से भी पूछ बैठता है, क्या ये कहानी सिर्फ मुझे ही खींच रही है या आपको भी इसकी हर धड़कन महसूस हो रही है? अगर आपके दिल ने भी इस रहस्यमय सफर को पसंद किया है तो बताइएगा जरूर, ताकि मैं देवव्रत इस अंधेरी हवेली के और भी गहरे कमरों तक पहुंचता रहूं और इस सफर का अगला मोड़ कहीं आपसे छूट न जाए। इसके लिए विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह शायद आपके दिल की धड़कनें भी बदल दे।